दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और आज भी इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा भारतीय राजनीति से संबंधित हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों विपक्षी दलों की एक बैठक मुंबई में होती है और उसमें 28 दल शिरकत करते हैं और साथ ही अलग-अलग तरह की कमेटियां वह उसमें गठन करते हैं। जिसमें कि उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मीडिया संबंधित कमेटी है और कार्यक्रम से संबंधित कमेटियां, तो अलग-अलग तरह की उन्होंने कमेटी वहां पर बनाई है। और साथ ही उसी दिन जिस दिन विपक्षी दलों की बैठक थी, सामने आता है कि संसद का विशेष सेशन वहां पर बुलाया जा रहा है 28 से 22 सितंबर के बीच में। केंद्र सरकार के द्वारा जब ये बताया घोषणा की गई, तो उससे पता चलता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अपनी कुछ आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बड़े स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है। और जब विशेष सेशन बुलाने की बात सामने आई, तो उसमें तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई केंद्र सरकार के सामने कि उन्हें स्पेशल सेशन बुलाने की आवश्यकता पड़ गई। इसमें क्या हो सकता है, कौन से बिल ऐसे आ सकते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारों में व्याप्त है। कोई कहता है कि महिला आरक्षण संबंधित विधेयक आ सकता है, किसी का कहना है कि एक देश एक चुनाव का जो एक केंद्र सरकार के द्वारा पहल की जा रही है, उसको लेकर भी कुछ बड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार ला सकती है। अलग अलग तरह की लोग अपने अपने आकलन कर रहे हैं। और साथ ही विपक्षी दलों की एकता से जो एक राजनीति गर्मा गई है देश के अंदर, कि विपक्षी दल की जो एकता है वह भारतीय राजनीति में किस स्तर पर अपना एक असर डाल सकती है, क्या केंद्र सरकार को चुनौती दे सकती है, बीजेपी को चुनौती बड़े स्तर पर दे सकती है। तो तमाम तरह के सवाल हैं राजनीतिक गलियारों में। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो सुनील शुक्ला, जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान जो दौर है, और खासतौर से अगस्त का जो आखिरी महीना गया है जिसमें, और सितंबर की शुरुआत में 2 तारीख में ऐसी कोई राजनीतिक घटनाएं देश के अंदर हुई हैं जिससे पूरी भारतीय राजनीति की जो दशा और दिशा आने वाले समय में होने वाली है, उसकी एक सबसे तस्वीर एक सामने पेश कर दी है। अब क्या लगता है कि वर्तमान दौर के अंदर जो राजनीति की दिशा जिस तरफ जा रही है, जहां विपक्षी दलों की एकता सामने आ रही है और केंद्र सरकार भी लगातार अपनी रणनीतियों पर नए नए तरह से अपना एक मतने का कार्य कर रही है, राजनीति की दिशा और दशा क्या दिखाई देती है, क्या प्रतीत होती है? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। राजनीति देश की एक चुनौतीपूर्ण है। सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष के लगभग सभी दलों ने, विपक्ष के सभी गैर भाजपा दलों ने एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अपने आप को सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एकताबद्ध करने का प्रयास किया है और यह लोगों के सामने एक मजबूती दिखाने की कोशिश की है कि वह एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था देने की स्थिति में है। और जो सत्तारूढ़ दल है या जो वर्तमान मोदी सरकार है, उसके खिलाफ वो हमलावर हैं। विशेष रूप से उन मुद्दों को लेकर के जिनके बारे में उनका आरोप है कि सरकार अपने वायदों को पूरा करने में विफल रही है और जन सरोकारों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनके प्रति वह बहुत संवेदनशील नहीं रही है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो देश की आर्थिक व्यवस्था का मसला हो, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाए रखने का इशू हो, चाहे मणिपुर जैसी घटनाओं का मामला हो, ये मुद्दे उठा करके उनके लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रही हैं और यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि वह गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में विभाजन को रोकने का प्रयास कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो आगामी चुनाव है, अगर 2024 का आम चुनाव की अगर आप बात करें, तो सत्तारूढ़ दल के सामने संयुक्त विपक्ष की एक कोशिश है कि वह एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की जाए। लोगों के बीच में जा कर के सरकार के विफलताओं को रखा जाए और यह बताने की कोशिश की जाए कि सरकार 2014 में या 2019 में जिन आश्वासनों और वायदों के साथ आई थी, उन वायदों को पूरा करने में विफल रही है। यह भी बताने का प्रयास किया जाए कि अगर यह सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ किस तरह से खतरे में पड़ेंगी और लोकतांत्रिक मूल्यों में के साथ किस तरह से समझौते किए जाएँगे। तमाम तरह के आरोप जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के हैं, उनको लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रही है। जो एक संतोषजनक बात आप ये कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जिसके पास प्रचंड बहुमत इस समय है, उसके खिलाफ संयुक्त विपक्ष ने अपने तमाम मतभेदों को भुला करके वो आगे आए हैं और अब तक इनकी 3 बैठकों हो चुकी हैं, बावजूद इसमें कोई भी मतभेद नज़र नहीं आया।
तो मेरा यह मानना है कि सत्तारूढ़ दल के सामने एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत करने की कोशिश संयुक्त विपक्ष ने की है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विपक्षी दलों की एकता से केंद्र सरकार की और बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है, बड़ा स्पष्ट दिखाई देती है कि जिस तरह से वे आलोचना कर रहे हैं इस विपक्षी एकता की। लेकिन साथ ही सवाल ये आता है कि विपक्षी दलों की जो एकता है और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहीं सीट शेयरिंग पे भी कहीं न कहीं सहमति उनकी बन रही है। और जिस तरह लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है कि हम अपना नुकसान करने को तैयार हैं विपक्षी एकता के संदर्भ में। तो इस तरह के तमाम दलों के जो बड़े-बड़े नेता हैं, वह एक मैसेज देने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वे कितना सफल होते दिखाई दे रहे हैं। जो उनका मतदाता है, जो उनका समर्थक वर्ग है, क्या वह भी नेताओं के साथ-साथ एक लामबंद हो रहा है आपस में? और जो समर्थक वर्ग है, जैसे कई बार कहा जाता है कि पार्टियाँ गठबंधन कर लेती हैं, नेता गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं में आपस में समर्थन होना चाहिए, वह अभाव दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं का समर्थन भी दूसरे के साथ दिखाई देगा जुड़ा हुआ? जिन मूल्यों को की बात, जिन राजनैतिक मुद्दों और मूल्यों को लेकर के विपक्षी दल आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं के बीच भी एक समझदारी बढ़ेगी। क्योंकि सवाल अब यह बात नहीं रह गया है कि चुनाव जीतने का या हारने का, या कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, कितने सीटों पर कौन नहीं लड़ेगा, यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। उनके सामने महत्वपूर्ण यह है कि लोकतांत्रिक जो मान्यताएं और मर्यादाएं हैं, वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी। वह जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उनके मद्देनजर उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, संघीय ढांचे को कैसे बचाया जाए। और जब आप इतने बड़े मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने अपने विपक्ष के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ एक समझदारी स्वतः विकसित होती है। क्योंकि उसमें कोई ये एक राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता, एक व्यापक राष्ट्रीय स्वार्थ की बात होती है। तो उस पे उनकी समझदारी बढ़ती है। और ये भी है कि अगर आप इन बड़े मुद्दों पे, अगर आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं और संस्थाओं का उल्लंघन कर रही है, सरकार लोकतंत्र पे हमला कर रही है, सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, सरकार विपक्ष का उत्पीड़न कर रही है, अगर आपका यह आरोप है, तो फिर आपको अपने दलीय स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये संकेत देना पड़ेगा कि राजनीतिक माने दलीय हित हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है देश को बचाने का। और देश को बचाने की अगर आप बात करते हैं, तो फिर तो आपको अपने छोटे-मोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण विषय है कि हम मिल करके रहेंगे। और अगर कहीं छोटी बातें आती हैं सामने, तो उसकी अनदेखी की जाएगी। और जिस तरह का एक परिवेश बनाने का प्रयास किया है विपक्ष ने, मुझे लगता है कि नीचे के स्तर पर भी वो अपने कार्यकर्ताओं को तक के संदेश देने का प्रयास करेंगे। और जो बात अभी तक दिखाई पड़ी है, मैं अभी तक के चुनाव में, अभी तक जो इस घटनाक्रम में कर्नाटक का चुनाव सामने आया। कर्नाटक के चुनाव में लोगों ने भी इस बात का संकेत दिया कि वह या तो भाजपा के साथ या गैर भाजपा के साथ एकदम कंसोलिडेट है। वो अलग-अलग मतदान करने के लिए तैयार नहीं है। या तो सरकार के पक्ष में खड़े हैं या सरकार के खिलाफ खड़े हैं। जो सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वह कोई तीसरा कोण बनने देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस परिवेश में जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी हैं, वह भी इस राजनीतिक हकीकत को समझेंगे और उनको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि ये अपने आप नहीं होगा। इसके लिए इन राजनीतिक दलों को, जो इंडिया दल समूह में शामिल हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक प्रभावी संदेश देना ही पड़ेगा। जी। बिल्कुल ठीक है आपने कि ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक मैसेज देना पड़ेगा और बड़ा मजबूत और प्रभावशाली मैसेज देना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि हम सब मिलजुल कर विभिन्न स्थानों पर जाकर देश के रैलियां भी आयोजित करेंगे, उससे भी एक संदेश जा सकता है। लेकिन साथ ही जो केंद्र सरकार के और बीजेपी का हम बात करें, तो जिस दिन ये बैठक थी मुंबई के अंदर, उसी दिन एक न्यूज सामने आती है, समाचार सामने आता है कि केंद्र सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही है 18 से 22 सितंबर के बीच में। तो ऐसी कौन सी उन्हें आवश्यकता पड़ गई कि एक सेशन उन्हें स्पेशल बुलाना पड़ रहा है और उसमें तमाम तरह की चर्चाएं जो सामने आ रही है, क्योंकि आधिकारिक बयान तो कुछ है नहीं केंद्र सरकार के कि वह किस लिए बुला रही है या उसके अंदर कौन से बिल प्रस्तावित है। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता महसूस करते हैं कि जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सेशन बुलाना पड़ता है स्पेशल? क्या आप अपना आकलन क्या आपका इस बारे में? नहीं, आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है। इस सरकार के बारे में कुछ आकलन करना एक कठिन होता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की चीजें बाहर आती नहीं है। क्या होगा 5 दिनों में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक जो मुद्दा सामने आया है जिसके लिए सरकार ने पहल की है, वो है कि एक देश और एक चुनाव का जो नारा है, वन नेशन वन इलेक्शन।
और जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी के सदस्यों का भी नाम घोषित कर दिया गया। तो ये लग सकता है कि इस विषय पर सरकार चर्चा कर सकती है या सरकार कोई अपना बिल विधेयक लेकर के आ सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि एक राजनीतिक हताशा में उठाया गया एक कदम है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता इसको कि अगर विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर हो रहे हैं तो यह इसके लिए किसी ने राजनीतिक रूप से प्रयास नहीं किया है। यह देश की राजनीतिक जरूरतों के अनुसार होता चला गया। 1967 में 1967 तक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1967 में किसी ने संशोधन तो किया नहीं। 1970 में लोकसभा पहले भंग कर दी गई। विधानसभाएं अपने अलग अलग कारणों से या तो सरकार गिर गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, या धारा 356 के तहत तो बर्खास्त कर दी गई, अल्पमत में आ गई। कई कारण थे, उन कारणों पे अलग से बहस हो सकती है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सरकारें गिरी और अलग अलग समय पर चुनाव की स्थिति बनती चली गई। तो अगर ये स्थिति बनी है तो यह देश की राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हालात बने हैं। इसको किसी ने थोपा नहीं, जानबूझ करके अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी ने थोपा नहीं है कि नहीं यह अलग चुनाव होंगे। वो ऐसे ही जिस तरह से यह हालात बने 1967 तक की स्थितियां थी कि एक साथ चुनाव होंगे, वैसे 1967 के बाद राजनीतिक हालात बनते चले गए कि आवश्यकता के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। और अगर यह तर्क दिया जा रहा है जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि चुनाव के खर्चे को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो क्या पिछले 9.5 वर्षों में सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ दल की तरफ से चुनाव के खर्चों को कम करने की कोई आधिकारिक संस्थागत कोशिश दिखाई पड़ी क्या? विभिन्न राज्यों में, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि विभिन्न राज्यों में कई चरणों में चुनाव होते हैं। उन चरणों को कम करने का प्रयास किया गया? नहीं किया गया। क्या यह कोशिश की गई कि चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा निर्धारित पैसे से अधिक खर्च न करने की अनुमति दी जाए? क्या ऐसी कोशिश की गई कभी? क्या यह तथ्य नहीं है कि चुनाव में जो निर्वाचन आयोग का डेटा है, सर्वाधिक धन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है? तो खर्चे को कम करने का प्रयास संस्थागत या संगठनात्मक या अधिकृत प्रयास कब किए गए? चुनाव न हो, राजनीतिक गतिविधियों में पैसे का हस्तक्षेप रुके, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया? ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकारों को गिराने के लिए पैसे का दुरुपयोग किया गया और कभी से खंडन नहीं हुआ। इसकी कहीं पुष्टि हो सकती है, लेकिन ये बातें कही गई जो दिखाई पड़ा। अगर किसी दल के विशेष के लोगों को लेकर के चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ रही हैं, 7 स्टार 8 स्टार 9 स्टार होटल्स में लोग रुक रहे हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है? ये तो सबके सामने है। 20-20 दिन 25-25 दिन अगर कोई विधायकों का एक समूह किसी होटल में रह रहा है जो बड़े महंगे होटल हैं, तो उनका खर्च किसने दिया? क्या किसी ने सार्वजनिक किया इसको? तो राजनीतिक गतिविधियों में पैसे का खर्च जो है वो कम हो, न्यूनतम हो, इसका कोई अगर संस्थागत प्रयास किया गया हो तो कम से कम सार्वजनिक डोमेन में तो नहीं है। लोगों की निगाह में है कि सत्तारूढ़ दल किस तरीके से पैसा खर्च करता है चुनाव में, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, और चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे एमसीडी दिल्ली का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो। कितना पैसा खर्च होता है? किस पार्टी ने सर्वाधिक हेलीकॉप्टर प्रयोग किए अपने चुनाव प्रचार के दौरान? ये तो सबके सामने तथ्य है। ये किस पार्टी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए सबसे महंगे कार्यालय बनाए? तो राजनीति में पैसे के हस्तक्षेप को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या ने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो एक तर्क दिया जाए कि पैसे को व्यय को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बात तो समझ में नहीं आती। दूसरी चीज यह है कि राजनीतिक जरूरतों को एक नियम के तहत कैसे बांधा जा सकता है कि 5 साल में ही एक बार चुनाव होगा। अगर आवश्यकता पड़ी, सरकार गिर गई, अल्पमत में चली गई, लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या सरकार नहीं चुनी जाएगी? लोग बिना उसके रहेंगे? और अगर आप ये बात करते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराएं जीवित रहे, तो आप क्यों नहीं चुनाव कराते हैं? आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, कितनी बार टाला गया है मुंबई नगर निगम का चुनाव, पुणे नगर निगम का चुनाव, कितने चुनाव बाकी है वहां नहीं कराया जा रहा है? अभी भी
कितने लोकसभा के सीटें खाली पड़ी हैं, उनका चुनाव नहीं कराया जा रहा है, उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। ये तर्क नहीं, लोग आप अपनी लोकतांत्रिक बाध्यताओं को, आवश्यकताओं को, प्रतिबद्धताओं को पैसे के खर्च के नाम पर रोकना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। लोकतांत्रिक जरूरतें सबसे पहले हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सबसे पहले, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सरकार जो सरकार का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो सरकारी आयोजनों में खर्च करने के लिए थोड़ा है, संस्थाओं को बचाए रखने के लिए भी उसमें से व्यय किया जाना चाहिए, और पैसा उसी के लिए होता है। अगर इस सरकार ने संस्थागत व्यय को कम करने की कोई सार्थक कोशिश की हो, सामने रखे कोई, नहीं ऐसा देखिए इतने कम खर्चे में चीजें चलाई जा रही हैं, तो ये बेईमानी है। और दूसरी चीजें हैं कि जो छोटे दल हैं और दबाव समूह हैं, जिनका राजनीति में अपनी भूमिका है, सरकारों को नियंत्रित करने में उनकी भूमिका है, एक जन चेतना जागृत करने में जिनकी भूमिका है, उनकी भूमिका को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं अगर आप चुनाव केवल 5 साल पे कराएंगे तो? फिर राजनीतिक आंदोलनों, समर्थनों, संघर्षों का क्या उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्या लोकतंत्र में संघर्षों को, आंदोलनों की अनदेखी की जा सकती है, की जानी चाहिए? ये कहीं से भी ये लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल नहीं है। ये कोई सरकारी दफ्तर चलाना नहीं है, कोई कारपोरेट ऑफिस चलाना नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का संचालन एक प्रक्रिया के तहत है, उस प्रक्रिया को चलते रहने देने के लिए कुछ भी व्यय करना पड़े, आप अपने खर्चों को कम कीजिए लेकिन ये जरूरतें पूरी कीजिए। तो ये मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी ये राय है कि यह बहुत तक संगत नहीं है। दूसरी चीज, क्यों किया जा रहा है ये? 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था कि एक वन नेशन वन इलेक्शन। 2014 से लेकर 2023 तक कौन से प्रयास किए गए? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद कौन से राजनीतिक प्रयास किए गए? कब इस देश में राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया? खुले मन से संवाद कायम हुए, विमर्श किया गया? अचानक कोई बात आ जाएगी? तो अचानक अगर ये बात आ रही है तो क्यों ना माना जाए कि इंडिया दल समूह ने जो राजनीतिक चुनौती खड़ी की है, उस राजनीतिक चुनौती से बचने की एक कोशिश है कि अगर विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में अगर ये इंडिया दल समूह की पार्टियां अलग अलग नीति अख्तियार कर रही हैं तो उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए और एक अलग इनके बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इनकी एकजुटता सत्तारूढ़ दल के लिए एक चुनौती है। तो क्या राजनीतिक भय के कारण ये किया जा रहा है? और अगर एक राजनीतिक भय के कारण किया जा रहा है तो ये क्यों देश में हित में माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाए कि सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जिस तरह की बात की जा रही है वो उचित नहीं की जा सकती है। लेकिन बात यह आती है कि आखिरकार जो बार बार सरकार कहती रही है, इस विषय को बार बार कहीं ना कहीं उठाती रही है, और जैसा आपने कहा कि अब 2023 में क्यों, जब चुनाव नजदीक हो गए लोकसभा के, जब क्यों उठाए जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है आगामी जो होने वाला, वो 7-8 महीने की बात लग रही है, तो ऐसे में अगर ये इस पे प्रक्रिया पे सरकार आगे बढ़ती है तो क्या इतने कम समय में सभी दलों को संतुष्ट कर सकती है? और क्या वो विधानसभाएं जो कुछ दिनों पहले, कुछ हाल ही में घटित हुई हैं, क्या उनकी क्या स्थिति आप समझते हैं इस वाले प्रक्रिया के अंदर? यही व्यवहारिक समस्या है। राजनीतिक दलों के साथ तो इस सरकार का कोई संवाद नहीं है। विपक्षी दलों के साथ संवाद कायम करने में सरकार विश्वास करती ही नहीं है। अगर ये करती तो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बर्खास्त न करती, राज्यसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता है उसको बर्खास्त न करती, उसका निलंबन न कराती, उसका प्रस्ताव मंत्री सरकार के उससे नहीं प्रस्तुत किए जाते उसके निलंबन के लिए। एक बेहतर संवाद की कोशिश विपक्ष से कभी दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये विपक्षी सहमत हो असहमत हो इसकी चिंता सरकार को नहीं है, लेकिन जनता को विश्वास में लेने की एक जो कोशिश होनी चाहिए, अगर वो उस कोशिश की भी अनदेखी की गई तो यह न तो सरकार के हित में है और न ही सत्तारूढ़ दल के हित में है। विभिन्न राज्यों में अगर आप बात करेंगे तो जो गैर भाजपा सरकारें हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई तैयार होगा।
कोई भी, चाहे उसका चुनाव आज होने वाला हो चाहे कल होने वाला हो। क्या संभव है कि अब भैया बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप उसको कह दें कि नहीं ठीक है चलिए साथ चुनाव कराइए, लेकिन सामान्य स्थितियों में तो नहीं हो सकता। ये बंगाल की सरकार कह देगी कि यहाँ बर्खास्त कर दीजिए, हम चुनाव कराएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन यह है कि उनके जो दलीय सरकारें हैं, क्योंकि अब सवाल ये हो गया ना कि राजनीतिक मुद्दों को भी दलीय हितों के साथ जोड़ा जाने लगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, हो सकता है राज्य सरकारें तैयार हो जाए, बाकी तो मुझे नहीं लगता। और इन सरकारों ने कभी, इस सरकार में और विपक्षी दलों के बीच इस विषय पर अगर एक हमारे ख्याल से 2018 में 19 में संवाद कायम करने की कोशिश की गई थी, कितने लोग गए थे उसमें? प्रमुख विपक्षी दल उसमें शामिल नहीं हुए, और जो दल शामिल भी हुए थे उनके प्रमुख नेता उसमें शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि भेज दिए। तो राजनीतिक दलों के बीच में कोई सहमति बन जाएगी, मुझे नहीं लगता जी। बिल्कुल ठीक है, संवाद बड़ी आवश्यकता है किसी भी विषय पर। अगर आपको आगे बढ़ना है तो संवाद पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो फिर आते हैं विपक्षी एकता की बात पर, जो बीजेपी में लगातार हमला करते कि विपक्षी दलों की एकता अपने स्वार्थ गठबंधन है और कोई नेता नहीं चुन पाए, अपना कोई ऐसा एक ही कन्वीनर या संयोजक बना नहीं पाए, हालांकि उन्होंने पूरी कमेटी बनाई है। तो आपको इसमें क्या लगता है कि विपक्षी दल अपना नेता चुनने में अभी देरी क्यों कर रहे हैं, या एक संयोजक चुनने में उन्हें ऐसी क्या परेशानी की उन्हें पूरी कमेटी का विस्तार करना पड़ा है कि उसमें 13-14 दलों को प्रतिनिधि देना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, नेता की आवश्यकता ही नहीं है, एक नेता हो इसकी आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कभी कहा भी नहीं। ये तो इंडिया दल समूह अपने गठन के पहले दिन से, अपनी कोशिश के पहले दिन से कहता चला रहा है कि जिन राज्यों में जो राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। इन्होंने कब कहा कि हमारा एक नेता होगा? उन्होंने कब कहा कि हमारा एक संयोजक होगा? उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सामूहिक नेतृत्व की बात की, और अगर वो सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? दूसरी चीज, जो चुनाव के लिए किसी नेता की क्या आवश्यकता है? सरकार के खिलाफ अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए किसी नेता की आवश्यकता थोड़े है, मुद्दों की आवश्यकता है। किन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आप जा रहे हैं? जनता व्यक्ति में थोड़ा विश्वास करती है, मुद्दों के साथ व्यक्ति में विश्वास करती है। हर राज्य में इनके नेता है, कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पे इनके नेता की कमी हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे कर्नाटक में, चाहे केरल में, चाहे आंध्र प्रदेश में, चाहे तेलंगाना में, कहीं आप बताइए जहां इनके पास नेता की कमी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे उड़ीसा में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, कहीं कमी है क्या? यहीं ये गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, कहाँ नेता की कमी इनके पास? हर राज्य में इनके नेता है, और उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है वो। क्यों इनको नेता की आवश्यकता है, और क्यों नेता पे बल दिया जा रहा है? आप मुझे बताइए कि 1977 का जो चुनाव हुआ सरकार के खिलाफ, तो क्या खिलाफ में कोई नेता था? 2004 में जब चुनाव लड़ा गया, जो महत्वपूर्ण चुनाव की मैं बात कर रहा हूं कि सरकार को ध्वस्त करने की बात हो रही थी, तो क्या कोई नेता था? किसी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी नेता बनेंगे? सवाल ही नहीं था ना। आप एक सरकार के खिलाफ मुद्दे थे, 2014 में जब सरकार के खिलाफ मुद्दे लेकर के आए तो मुद्दे सामने ले आए ना। मोदी जी ने कहा क्या कि नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इसलिए हटा दीजिए आप। उन्होंने कहा कि हम एक नया भारत बनाएंगे, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, उन्होंने कहा कि परिवारवाद से मुक्त करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, उन्होंने कहा देश की सुरक्षा को हम मजबूत करेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, कृषि की लागत को कम करेंगे। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और ये सरकार बनी। आप एक नेता चुनते हैं कि अपना एक सांसद चुनते हैं? और सरकार, लोग वोट देने के लिए जब आते हैं तो सरकार को हटाने के लिए आते हैं। जो आंदोलन चला रहे हैं एनडीए के लोग, वो सरकार को हटाने के लिए चला रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ थोड़ा आंदोलन चला रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ है कि सरकार देश हित में नहीं है। उनका आरोप तो यही है ना। मोदी जी को कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं ये मोदी जी के खिलाफ है। उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो जनहित में नहीं है, वो उनका आरोप है। तो जब आप सरकार को हटाने के लिए बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उन मुद्दों का महत्व है जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं। तो नेता का मतलब ही नहीं है।
और जो भारतीय जनता पार्टी नेता की बात कर रही है वो क्यों नहीं कहती कि मध्य प्रदेश में उसका कौन नेता होगा? क्या मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है? राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहा है? बतावे कि उनका नेता कौन, किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? आप जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं मोदी जी के चुनाव में नेतृत्व में चुनाव करते, मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, वो आपकी पार्टी के नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके नाम पोर्ट ही मिलता है। किसको मुख्यमंत्री आप बनाएंगे? ये तो बात करते नहीं। आप कहते हैं कि साहब जो विधायक चुन के आएंगे, जिसको नेता मान लिया जाए, जो चुनेगा नेता हो जाएगा। तो जो लॉजिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में लागू होता है वो देश में लागू नहीं होता कि सांसद चुन करके आएंगे, जिसको नेता मानेंगे प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो सवाल मुद्दों का है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार की विफलताएं लोगों के सामने हैं और ये मुद्दे ही नेता सरकार के खिलाफ। जी वो ठीक है, आपने मुद्दे महत्वपूर्ण है, नेता की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और नेता के जो मुद्दे ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जो आम आदमी से जुड़े विषय होते हैं और कार्यक्रम अंतिम में आते हैं कि और उसमें एक जो कुछ ऐसे अभी राजनीतिक दल हैं देश के अंदर जो भूमिका जो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है और वो ना अभी एनडीए के साथ हैं और ना ही पक्षी दलों की जो इंडिया समूह है उसके साथ हैं। हालांकि विभिन्न तरह के परिस्थितियों में केंद्र सरकार के साथ कहीं ना कहीं अप्रोक्स रूप से दिखाई देते हैं खड़े हुए। इसमें मायावती जी का बड़ा नाम आता है, नवीन पटनायक जी का नाम आता है, चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना मुख्यमंत्री उनका नाम आता है और जगनमोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के, उनका नाम आता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े भी जो छत्रप हैं जो अपने अपने राज्यों में बड़ी भूमिका में हैं, उनकी स्थिति को आप किस दिशा में जाता देखते हैं? क्या उनका न्यूट्रल स्थिति रहेगी या किसी पक्ष के साथ कहीं ना कहीं अपने को जोड़ेंगे? क्या लगता है आपको? मेरा मानना यह है कि चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक स्थितियां बदलेंगी, राजनीतिक परिवेश बदलेगा और विभिन्न राजनीतिक दल अपना खेमा चुनेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे कि आपने बीजेडी की बात की, नवीन पटनायक जी की, उनको किसी खेमे के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी से उनका संघर्ष है। कांग्रेस के साथ जुड़ने में उनका कोई राजनीतिक फायदा उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र की राजनीति में उनकी कोई रुचि रहती नहीं, तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं आएंगे। लेकिन तेलंगाना में मुझे लगता है कि चूंकि तेलंगाना में मुख्य संघर्ष कांग्रेस और टीआरएस के साथ है, विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि वहां स्थितियां बदलें और टीआरएस अपना एक स्टैंड ले। मुझे भी लगता है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम का भी रवैया बदलेगा क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के सामने भी कोई इस तरह की चुनौती नहीं है वो किसी के साथ जाए, वो अपने इंडिपेंडेंट अपने राज्य में अपने तक करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। लोकसभा में चुनाव में क्या होगा वो अपना देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी होने जा रहा। मायावती जी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद वह अपने रुख को और स्पष्ट करें। वह पहले कहती रही हैं कि अब भी उन्होंने दोहराया कि अब किसी के साथ नहीं जाएंगे, अगले चुनाव लड़ेंगे। एक बार उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद वो अपने राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी देश की राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिन दलों का नाम लिया और उसके बाद से इन दलों के रुख और रुझान में परिवर्तन नजर आएगा। वह कुछ अपनी नीति स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी तक तो जो उनका रुख है वही है। जी ठीक है आपने कि बहुत सारे परिवर्तन आने वाले समय में राजनीति में देखने को मिल सकते हैं और विभिन्न तरह के जो घटक दल हैं उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल सकता है गठबंधन की राजनीति के अंदर। और सितंबर का महीना जैसे कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो सकते हैं जो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सितंबर का महीना राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है और इन सब बातों में आपकी चर्चा को विराम दे देता हूँ। सुनील शुक्ला जी ने हर विषय को बड़ा विस्तृत उसका विश्लेषण किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं सुनील शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सार्थक और सार्थक विषय पूरे राजनीतिक विषय का आज की परिस्थिति को किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद निर्णय चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे संवाद निर्णय के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।